हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। किसान आंदोलन का आज आंदोलन का 33वां दिन। सूत्रों के हवाले से आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि आज किसान जो प्रस्ताव सरकार को भेजा है किसानों ने, उस प्रस्ताव पर आज सरकार जवाब देगी। किसानों ने कल बैठक बुलाने का प्रस्ताव दिया है, यानी 29 तारीख को किसानों ने सरकार के सामने पेशकश की है कि 29 दिसंबर को बातचीत की जाए। अब सरकार की तरफ से आज जवाब आएगा। वहीं किसान नेताओं की बात अगर सुने तो उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि भले ही हमने बातचीत का प्रस्ताव दिया हो, लेकिन बातचीत सिर्फ और सिर्फ कृषि कानून की वापसी को लेकर ही करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं सोनीपत से। सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, अगर बात करें, आज सरकार किसानों के प्रस्ताव पर जवाब दे सकती है, क्या माने कल की जो तारीख होगी वो कुछ समाधान लेकर आएगी? लाजपत, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? और हमारे साथ टीकरी बॉर्डर से हमारे सहयोगी प्रवीण धनखड़ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। प्रवीण, अभी फिलहाल क्या हलचल टीकरी बॉर्डर पर, और क्या माने कल 29 तारीख है, किसान बातचीत के लिए तैयार हुए हैं, तो कुछ समाधान लेकर आएगी ये तारीख? नहीं, सुबह का वक्त है कि टीकरी बॉर्डर पर भी सामान्य हालात हैं। किसान जो संगठन हैं, उनके जो नेता हैं, जो किसान है, वो अपने पेट्रोलियों में नहाने धोने का काम कर रहे हैं। उसके बाद चाय पानी के नाश्ते के बाद टीकरी बॉर्डर के धरना स्थल पर इकट्ठे होंगे। दूसरी तरफ पकौड़ा चौक पर इकट्ठे होंगे। दो धरना स्थल चल रहे हैं, बहादुरगढ़ और टीकरी बॉर्डर के टीकरी बॉर्डर के आंदोलन स्थल के दौरान तकरीबन 16 किलोमीटर लंबी लाइनें ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लगी हुई है। किसान एकजुट हैं। किसान साफ तौर पर ये बात कह चुका है सरकार को कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे वो घर नहीं लौटेंगे। खाने पीने का तमाम सामान उनके पास है। 6-6 महीने का राशन लेकर घर से चले थे। वो सामान अब तक ट्रॉलियों में, क्योंकि आसपास के लोगों ने काफी खाने पीने के सामान से इन लोगों की मदद की है और उन्हें बिछोने के बिस्तर तक दिए गए हैं। यहाँ तक बात की 29 तारीख को बातचीत की तो किसानों ने सशर्त बातचीत के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी थी। सरकार की तरफ से अभी तक बातचीत के संदर्भ में कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि सरकार को अभी बताना है कि बातचीत कहाँ पर करनी है। और जो 11 बजे का टाइम किसानों ने सरकार को दिया है, क्या उसी वक्त सरकार बातचीत करने के लिए राजी होगी? किसानों ने साफ साफ कहे, उस बातचीत के मसौदे में सरकार को जो भेजा था उसमें साफ लिखा था कि तीनों कृषि कानून रद्द हो, एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए, बिजली बिल 2020 को रद्द किया जाए, इसी तरीके से पराली वाला अधिनियम भी रद्द किया जाए। ये 4-5 शर्तों के साथ बातचीत किसानों ने रखी थी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। किसान बातचीत के लिए तैयार है। जी बिल्कुल प्रवीण, जाहिर तौर पर अब जब सरकार के पाले में गेंद है, बातचीत के लिए किसान कह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक सरकार का जवाब ना आना या मामला थोड़ा बहुत अड़ना, क्या ये एक बड़ी वजह है कि किसान अभी भी कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े हैं और सरकार अड़ी है संशोधन को लेकर? तो दोनों वर्ग, दोनों पक्ष जब अड़े हुए हैं अपने अपने साइड पर, अपने अपने डिसीजन पर, तो जाहिर तौर पर बातचीत से समाधान निकलेगा, इसकी कम उम्मीद जताएं कल के दिन? नहीं, समाधान तो बातचीत से ही होना। बिना संवाद कभी भी समाधान नहीं हुआ। लेकिन संवाद की शुरुआत हुई और शुरुआत में ही किसानों और सरकार के बीच बात नहीं बनी। सरकार के जो भी मंत्री थे उन्होंने माना कि इन बिलों में कुछ गलत कमियां रह गई हैं, जिससे किसानों का पक्ष मजबूत हो गया। किसान जो लगातार कहते आ रहे थे कि बिल का ये कानून है, ये किसानों के विरोधी है और सरकार इनको हमेशा फायदेमंद बताती थी। इस बीच जब सरकार और किसान प्रतिनिधि बैठे तो सरकार ने माना कि इसमें कुछ कमियां हैं तो संशोधन कर देते हैं। किसानों का कहना है कि संशोधन क्यों कर देते हैं, पहले इन कानूनों को वापस लो, और अगर किसानों के हित के ही बनाने हैं तो कानून वापस लेने के बाद किसानों के साथ फिर बैठ जाओ। सरकार मानती है कि ये बहुत अच्छे बिल है। प्रवीण, एक तरफ तो किसानों ने सरकार को बातचीत का न्योता भेजा है, बातचीत की पेशकश की है, वहीं दूसरी तरफ किसानों ने एक हफ्ते में कैसे अपने आंदोलन को और तेज करना है इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। यानी टोल फ्री मिशन पर भी किसान हैं, भूख हड़ताल भी किसान लगातार कर रहे हैं, कल थाली पीटी गई प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के दौरान। तो लगातार इनका आंदोलन भी तेज हो रहा है, लगातार विरोध भी कर रहे हैं और मीनवाइल बातचीत की पेशकश भी की है।
जी बिल्कुल, किसानों ने साफ तौर पर ये सरकार को बताने के लिए इस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया है कि अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो वो सड़कों से हटने वाले नहीं है और अपने आंदोलन को लगातार चलाते रहेंगे। जो 27 तारीख से टोल फ्री की बात, सरकार 3 दिन का टोल फ्री का आंदोलन चलाया था, वो कंटिन्यू रहेगा। पंजाब में जिस तरीके से टोल फ्री चल रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हरियाणा में भी टोल फ्री चलेंगे। आज भी जो गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों का जो बलिदान दिवस 2 दिन मनाने की बात हुई थी, 27 और 28 को, आज भी धरना स्थलों पर बलिदान दिवस मनाया जाएगा। 30 तारीख को ट्रैक्टर रैली भी निकाली जाएगी जो सिंधु बॉर्डर से शुरू होकर टिकरी बॉर्डर और शाजापुर बॉर्डर तक जाएगी। उसके बाद 1 तारीख को फिर किसान प्रतिनिधि बैठेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसकी रणनीति बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रवीण, अब हमारे साथ लाजपत जुड़ चुके हैं सोनीपत से, सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, क्या हलचल, क्या जानकारी मिल पा रही है? सिंघू बॉर्डर से बातचीत करने के लिए फैसला या आंदोलन से जुड़े सारे फैसले सिंघू बॉर्डर से ही लिए जाते हैं, तो फिलहाल वहां पर जो किसान हैं, किस तरह की रणनीति उनकी आगे को लेकर? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जत्थाबंदी जो किसानों की है, एक ग्रुप है जो कि गुप्त बैठक रखता है, उसमें ही निर्णय लिया जाता है। आम जो किसान है वो धरने पर बैठता है और जत्थाबंदी जो इस आंदोलन को जो ग्रुप है वो जो आगे बढ़ा रहा है वो एक गुप्त बैठक रखता है। उसमें सारे दिन चर्चा चलती है, मीडिया के सामने शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कुछ बातें खुलती है, कुछ नहीं खुल पाती। तो ऐसे में आंदोलन तेज होता जा रहा है और लगातार जो है, जैसे टोल मुक्त की बात करें तो टोल भी मुक्त करवा दिए गए हैं और लगातार जो भूख हड़ताल की बात करें तो वो भी जारी है और लगातार बात करें तो आंदोलन को तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे कि सरकार और किसानों की खींचातानी की वजह से आम व्यक्ति जो मध्यम परिवार का है वो पिस चुका है, काफी दिक्कत आ चुकी है। ऐसे में जो लोग हैं, रोजमर्रा के काम करने वाले व्यक्ति थे, जो एनसीआर दिल्ली के नजदीक सोनीपत रहने वाले व्यक्ति इस आंदोलन से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें तो नंदनी, शहर का जो हालात गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि शहर में जो मध्यम परिवार है, दुकानदार है या रेहड़ी वाले हैं या सब्जी मंडी है, वो काफी प्रभावित हो चुकी, क्योंकि जो आजादपुर मंडी है, जो सब्जी जहां से लाई जाती थी, पूरे स्टेट की जहां पर सब्जी आती थी और अलग अलग तरह की सब्जियां जो मंडी में आती थी, उनकी किल्लत होती हुई देखने को मिल रही है। और लगातार जो अगर दुकानदारों की बात करें तो, क्योंकि दिल्ली जो एक ऐसा शहर है जहां से पूरा देश चलता है और वो दिल्ली को जो चारों तरफ से घेरा जा रहा है किसानों की तरफ से, तो उससे काफी देश में प्रभावित होता हुआ नजर आया है। नंदनी, पहले लॉकडाउन की मार लोगों ने सहन नहीं कर पाए थे, तब तक फिर किसानों का आंदोलन, तो आम व्यक्ति जो मध्यम परिवार है वो काफी परेशान हो चुका है, क्योंकि जो खींचातानी जो सरकार की और किसानों की है उसकी वजह से आम देश जो है वो प्रभावित होता हुआ जा रहा है। क्योंकि प्रभावित इसलिए कि रोजमर्रा के जो काम करने वाले व्यक्ति थे वो इस आंदोलन से काफी प्रभावित हो रहे हैं। और नंदनी, औद्योगिक क्षेत्र है मेरे पास, बिल्कुल दिल्ली के नजदीक है कुंडली, जहां पर यह धरना चल रहा है। हमने फैक्ट्री मालिकों से बातचीत की तो फैक्ट्री मालिकों ने भी दहशत मानते हुए मना कर दिया कैमरे के सामने आने से। ऑफ द कैमरा कहा है कि हमारे को काफी डर लग रहा है, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और फैक्ट्रियां हैं, तो कोई आंदोलन अगर कोई उग्र हो जाता है तो उनको दहशत में रह रहे हैं वो। और जो फैक्ट्री है वो भी अब धीरे धीरे मजदूरों को कम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मजदूरों की जो लेबर है वो पूरी नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफी उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आसपास के जो व्यक्ति हैं, जो किराए पर रहने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने पलायन शुरू कर दिया है, क्योंकि फैक्ट्रियों में जो सैलरी थी वो भी कम कर दी गई है, लेबर भी कम कर दी गई है। क्योंकि जो रोजमर्रा की जो चीजें थी वो जो बाजार में जाती थी, जो बाजार से फिर बिकती थी, दिल्ली से सारा जो है देश चलता है, उसको फेरने की वजह से आम व्यक्ति इसमें पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। नंदनी, गांव के आंचल की बात करें तो गांव के जो है, गांव के व्यक्ति भी इसमें दहशत मान चुके हैं, क्योंकि आसपास के जो गांव हैं वो भीड़ को देखकर डर रहे हैं, क्योंकि ऐसे आंदोलन काफी बार हरियाणा में देखने को मिले हैं जिससे कि देश प्रभावित हुआ है। और जो आसपास के जो गांव है उसमें ठीकरी पैरा, जिसको पुरानी परंपरा है, उस तरीके से लोगों ने अपने चौकीदार शुरू कर दिए हैं। लेकिन नंदनी, पुलिस प्रशासन भी इस पर मुखदई है और पूरा का पूरा ध्यान दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से भी, लेकिन आम व्यक्ति इससे परेशान जरूर हो चुका है। नंदनी, लेकिन खींचातानी जो है सरकार की और किसान की, वो तनातानी लगातार चल रही है। जैसे कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती है, ऐसी तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। तो जो है सरकार को इसका मंथन कर इसका विचार कर इसका फैसला लेना चाहिए, क्योंकि आम व्यक्ति इसमें पिसता हुआ नजर आ रहा है। नंदनी, किसान देश का अन्नदाता है, मानते हैं, लेकिन रोड पर है। आपको बता दें कि जो दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाला रोड है, जो कि
दिल्ली को घेर दिया गया है। और बात करें तो जो काफी लंबा रोड है जो कि केएमपी तक जो है काफी लंबा है, जो कुंडली से दिल्ली के केएमपी तक की जो ट्रैक्टरों की जो लाइन लगी हुई है काफी लंबा लाइन हो चुकी है। और लगातार जो है हरियाणा के लोग भी इसमें शामिल होना शुरू हो चुके हैं। और जैसे पंजाब और हरियाणा लगातार जो लड़ाई लड़ रहा है और वो जो किसान आंदोलन है वो तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे कि किसानों ने काला बिल का जो नाम रखा है और जो अध्यादेश जो बिल लाए गए थे वो सरकार मानती है कि हम इसमें संशोधन कर सकते हैं लेकिन वापस नहीं लिए जाएंगे। और किसानों की एक ही बात है कि इसको दुनिया कायम है, उम्मीदों पर ही आमजन भी जो है लगाए बैठा है, उम्मीदों पर ही कल की बातचीत से यही उम्मीद है कि अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा और किसानों और सरकार के बीच बातचीत बनेगी तो सड़कें भी खाली होंगी और लोगों की जो जिंदगी है वो भी नॉर्मल ट्रैक पर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अब कल बातचीत से क्या निकलता है ये देखने वाली बात होगी। इसी बीच रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। प्रदेश में लगातार गिर रहा है तापमान। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। बूंदाबांदी से गिरा है दिल्ली एनसीआर का तापमान। 28 से 29 दिसंबर तक शीतलहर का अनुमान। कड़ाके की ठंड का दौर जारी। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त तापमान में गिरावट। 28 से 29 दिसंबर तक शीतलहर का अनुमान। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी, राजस्थान में शीतलहर चलेगी। राज्यों में घने कोहरे के भी पूरे आसार। दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी हुई है। प्रदेश में लगातार टेम्परेचर गिर रहा है। बूंदाबांदी से शीतलहर का अनुमान। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान समेत उत्तर भारत में घने कोहरे का भी अनुमान जताया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि अब बूंदाबांदी के बाद कोहरा इलाके में और भी ज्यादा बढ़ सकता है। शीतलहर लगातार चल रही है, वहीं इसके साथ साथ बारिश की वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। सीधे तौर पर हरियाणा में होता हुआ, क्योंकि हरियाणा दिल्ली एनसीआर के नजदीक है, ऐसे में हरियाणा के तमाम शहरों में ठंड और भी ज्यादा आज बढ़ती हुई नजर आ रही है। टेम्परेचर में कमी आई है। हमारे साथ अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अनूप, अगर हिसार की बात करें, फिलहाल कितना तापमान और सर्दी के क्या हालात? देखिए नंदिनी जी, हिसार की अगर बात करें तो तापमान लगातार गिर रहा है और बहुत ज्यादा ठंड महसूस यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो रैन बसेरे हैं उनका भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। रात ही हमने एक रैन बसेरे का चेकअप भी किया था जिसमें एक बिहार की महिला को रखने से भी मना कर दिया गया था। एक ऐसा अमानवीय चेहरा भी प्रशासन का सामने आया था और लगातार ठंड बढ़ रही है। ठंड के कारण यहाँ पर हर व्यक्ति को कंपकपी चढ़ी हुई है। टेम्परेचर 0 डिग्री के पास आ चुका है। जी बिल्कुल, और ऐसे में प्रशासन से यही उम्मीद की जा सकती है अनूप कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें। जैसा कि आप बता रहे हैं, यहाँ पर हिसार में एक बिहार की महिला को रैन बसेरे में जाने से मना कर दिया। क्या कारण बताया जा रहा है, क्यों प्रशासन ने इतनी संवेदनहीनता दिखाई? देखिए, उकलाना का मामला है नंदिनी जी, और यहाँ के कुछ समाज सेवियों ने एक महिला को सड़क के किनारे लेटा पाया तो उन्होंने उसे उठाया, पहले उसे खाना खिलाया, उससे पूछा, फिर उन्होंने कंबल वगैरह देकर के पता किया कि महिला को कहाँ रखा जा सकता है। तो उन्हें पता चला कि उकलाना नगर पालिका के अंदर रैन बसेरा बनाया गया है। तो वहां पर पहुंचे तो वहां पर अधिकारियों ने उन्हें रखने से मना कर दिया। उसके बाद हरियाणा न्यूज की टीम को बुलाया गया जिसने पूरी स्टोरी को कवर किया। अपने आप में एक बहुत निंदनीय घटना सामने आई कि एक महिला जो 50 साल के आसपास की उम्र की रही होगी, अकेली है, जो भाषा भी नहीं समझती, उसको ऐसे में नहीं रखा जाना तो प्रशासन के दावों की पोल तो खोलता ही है। साथ में महिला आयोग पे भी अपने आप में कहीं सवाल खड़ा कर देता है कि महिला आयोग क्या ऐसे संज्ञान नहीं ले पाएगा इतने बड़े मामले पर कि एक अकेली महिला रात को कहाँ जाती है। कड़कती ठंड में यही उम्मीद की जा सकती है कि जो बेघर लोग हैं उनको कम से कम प्रशासन द्वारा इन रैन बसेरों में जगह मिले, लेकिन उसके बावजूद भी न जाने क्या कारण है कि रैन बसेरे खाली रहते हैं, लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं अभी भी। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। झज्जर से हमारे साथ हमारे सहयोगी रमाकांत मित्तल जुड़े, सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, झज्जर में सर्दी के क्या हालात?
लगातार अगर झज्जर की बात करें तो टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है और शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिससे कहीं ना कहीं जो बूढ़े और बुजुर्ग जो बच्चे हैं उनको ठंड से कहीं ना कहीं जो बीमारी है वो लगातार ग्रसित हो रहे हैं और अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार निरंतर बढ़ती जा रही है। सीएमओ दहिया ने एडवाइजरी जारी की है कि बुजुर्ग और बच्चे अपने घरों में रहें, चेहरे पर मास्क लगाएं, क्योंकि दमा, खांसी और टीबी जैसे जो मरीज हैं उनको इसमें ठंड में कहीं ना कहीं परेशानी आने वाली है। और जो कोरोना के जो आंकड़े, हालांकि कोरोना के आंकड़े तो नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन मौत के आंकड़े भी झज्जर में लगातार बढ़ रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें या झज्जर जिला प्रशासन की बात करें तो जो ठंड में जो सतर्कता होनी चाहिए वो बिल्कुल झज्जर में नहीं दिखाई दे रही। अगर डीसी की बात करें तो डीसी या एसपी की बात करें तो उन्होंने कोई भी ऐसी ठंड को लेकर एडवाइजरी अभी तक कोई जारी नहीं की है। सड़कों पर ना वो सफेद प्लेट लगाई गई है जिससे वाहन चालकों को आसानी हो। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, और लगातार इस बढ़ती सर्दी में कोहरा भी बढ़ रहा है और कई शहरों में, कई जिलों में ऐसा देखा गया रमाकांत की जीरो विजिबिलिटी में लोग वाहन चलाने को मजबूर हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा, जैसा कि आप बता रहे हैं, झज्जर में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। झज्जर में फिलहाल सुबह के वक्त में क्या जीरो विजिबिलिटी होती है या फिर अभी कोहरा कम है? बिल्कुल, झज्जर में अभी जीरो विजिबिलिटी नहीं है, कोहरा कम है, लेकिन व्हीकल चलाने वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार वो अपनी लाइट जलाकर ही व्हीकल चला रहे हैं, लेकिन जो सड़कों पर जो सफेद पट्टी का काम है अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया। उससे जब हमारी कई वाहन चालकों से बात हुई तो उन्होंने कहा ये प्रशासन का काम है, ये ठंड से पहले ही उनको दुरुस्त कर लेना चाहिए था। रमाकांत, और ऐसे में अगर कोरोना की बात करें, इस बढ़ती ठंड में लगातार हेल्थ एक्सपर्ट जो अनुमान लगा रहे थे वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि सर्दी के मौसम में कोरोना और भी ज्यादा जानलेवा बन गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मामलों में गिरावट आई है, मामले कम हुए हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन जिनको कोरोना हो रहा है वो जानलेवा साबित हो रहा है। बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो तो कम है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो काफी बड़ा देने वाला है। पिछले एक महीने की बात करें तो कम से कम 15 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। स्वास्थ्य कर्मचारी से जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा कि लोग लापरवाही कर रहे हैं, वो अभी भी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं ना मास्क है। और वाकई लोग, अगर हम बाजारों में जाएं तो बिना सोशल डिस्टेंसिंग ये देख सकते हैं, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह लापरवाह है। सब्जी मंडी में आप जाके देखें, मेन बाजारों में जाके देखें, ना तो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, ना उनके चेहरे पर मास्क होता है, और एक दुकान में आपको 20-20, 25-25 कस्टमर एक दुकान में देखे जा सकते हैं। जब हम दुकानदारों से इस बाबत बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि साहब काम का समय है और अब भी अगर हम लोग डिस्टेंसिंग करेंगे तो हमारी जो हालात है वो भुखमरी के कगार पर आ जाएगी। जी नंदिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर कोरोना को लेकर भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत है सावधानी बरतने की। हमारे साथ रोहतक से हमारे सहयोगी हर्षवर्धन जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हर्षवर्धन, अगर रोहतक की बात करें, फिलहाल कितना तापमान रोहतक में, सर्दी का क्या स्टेटस? नंदिनी, आपको रोहतक की अगर मैं बात बताऊं तो आज बिल्कुल मौसम साफ है और सूर्य देवता भी जो है समय से पहले ही जो है यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं और अच्छी धूप खिली हुई है। और विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी यहाँ नजर आ रही है। और ठंड की अगर हम टेम्परेचर की वैसे बात करें तो पारा जो है 60 डिग्री के करीब है। हालांकि सर्द हवा जरूर चल रही है, लेकिन जिस तरीके से धूप निकल चुकी है उससे ऐसा लगता है कि 1 या 1.5 घंटे के अंदर जो है मौसम यहाँ सामान्य होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, यानी आज रोहतक में कुल मिलाकर कहा जाए तो मौसम काफी अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी हुई है उससे अब हेल्थ एक्सपर्ट यही अनुमान लगा रहे हैं कि हरियाणा के तमाम शहरों में, तमाम जिलों में जो दिल्ली के नजदीक हैं, वहां पर शीतलहर और भी ज्यादा बढ़ेगी, शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। बिल्कुल नंदिनी, जिस तरीके से हम रात की अगर बात करें, रात को काफी शीतलहर थी, लेकिन शीतलहर को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि आज मौसम जो है काफी खराब रहेगा। लेकिन अगर सुबह की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से धूप खिल चुकी है उससे नहीं लगता कि आज मौसम खराब हो। बाकी ये हो सकता है कि देर शाम तक जिस तरीके से दिल्ली और एनसीआर के जिलों को अलर्ट किया गया है कि वहां पर जो है बूंदाबांदी हो सकती है और शीतलहर चल सकती है, तो देर शाम तक हो सकता है कि इस तरीके के मौसम के अंदर बदलाव हो भी सकता है। जी नंदन। जी बिल्कुल हर्षवर्धन, वही कोरोना को लेकर अगर बात करें रोहतक में हालात की, तो क्या भी फिलहाल स्टेटस कोरोना का, और सर्दी में कोरोना और भी ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा है। भले ही आंकड़े थोड़ा कंट्रोल में आए हों, लेकिन ऐसे में प्रशासन की तरफ से कोरोना को लेकर किस तरीके की तैयारी?
बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन, जानकारी के लिए आपका। रोहतक से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि आज रोहतक में मौसम काफी अच्छा है और धूप खिली है सुबह से ही, लेकिन हरियाणा के और भी जो तमाम जिले हैं, जैसा कि अनूप कुंडू बता रहे थे कि उकलाना में टेम्परेचर जो है 0 तक पहुंच गया है। तो ऐसे में इस बढ़ती ठंड में जरूरी है कि आप अपना बहुत ध्यान रखें, क्योंकि सर्दी के मौसम में सर्दी से बचाव के साथ साथ कोरोना संक्रमण से भी अपना बचाव आपको करना है, क्योंकि कोरोना सर्दी के मौसम में और भी ज्यादा घातक और भी ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा है। मामले अंडर कंट्रोल आए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी जस के तस बना हुआ है। आपको अब बताते हैं प्रदेश में कोरोना का क्या है स्टेटस पिछले 24 घंटों में। तो धीमी पड़ी है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में 362 नए केसेस की पुष्टि हुई है। हरियाणा में कोरोना के 362 नए मरीज। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 620 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले 24 घंटे का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा में रिकवरी रेट 97.26% है। मरीजों की संख्या प्रदेश में 2 लाख के पार, जैसे कि आप जानते हैं, हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के 362 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए। और अब रुक करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, आज से ड्राइवरलेस मेट्रो की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी आज से ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। ऐसा पहली बार है देश में जब ड्राइवर के बिना मेट्रो चलेगी। 37 किलोमीटर लंबा होगा पहले चरण का सफर। जनकपुरी से नोएडा ड्राइवरलेस मेट्रो चलेगी। मेजेंटा और पिंक लाइन पर ड्राइवरलेस मेट्रो चलने वाली है। पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगी ड्राइवरलेस मेट्रो, यानी अब इस मेट्रो को ड्राइवर नहीं संचालित करेगा, बल्कि ये खुद ऑटोमेटिक मशीनरी के जरिए संचालित होगी। 95 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी मेट्रो। एक बार में 2280 लोग सफर कर सकते हैं। हर कोच में 380 यात्री सवार हो सकते हैं। आज से ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत। बड़ा दिन दिल्ली एनसीआर के लिए। अब तक मेट्रो में सफर जो यात्री कर रहे थे उनके लिए नया एक्सपीरियंस होगा। ये ड्राइवर के बिना ही मेट्रो दौड़ेगी। और अब वक्त है इस वक्त की एक और बड़ी खबर का।